हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th की क्षितिज बुक के गद्य खंड का सेकंड चैप्टर ल्हासा की ओर, जो राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया है। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए, सबसे पहले हम राहुल जी के जीवन परिचय को समझ लेते हैं। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कनेरा गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के मदरसे में हुई। उनका बौद्ध धर्म की ओर विशेष झुकाव था। बौद्ध धर्म में शिक्षा लेकर उनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। ठीक है। उनके अनुपम ज्ञान भंडार के कारण उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई। वे यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म पर उनका शोध विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया। देखिए, जीवन परिचय से भी संबंधित आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आपके ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आते हैं। तो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन बना के दे दिए जाते हैं, जैसे राहुल जी का ओरिजिनल नाम, उनका जन्म, या उनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया, या उन्होंने किस धर्म की शिक्षा ली। ये कोई भी आपके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पाठ की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक ने भिखारी जैसी वेशभूषा धारण कर अपनी यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के दौरान लेखक ने ल्हासा की ओर जिन दुर्गम रास्तों की यात्रा की, उनका वर्णन उन्होंने प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में किया है। राहुल सांकृत्यायन जी को तिब्बत की यात्रा करना थी, लेकिन उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, तो उन्होंने नेपाल के रास्ते से अपनी तिब्बत यात्रा को पूरा किया था, और एक भिखारी के वेश धारण करके, ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। ठीक है, आए समझ में। उस तिब्बत यात्रा के दौरान राहुल जी ने जिन जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वो इस पाठ में उन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए अब हम पाठ का सार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका हेडिंग है नेपाल तिब्बत मार्ग। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में उस समय का वर्णन है जब फरी कलिट पोर्ट का रास्ता नहीं खुला था। तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियां और किले भी थे। अब बहुत से किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है और कई फौजी मकान गिर चुके हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी और ना ही कोई व्यापार हो सकता था। तो क्या होता था कि नेपाल के रास्ते से ही व्यापार होता था, और जिस किसी को भी यात्रा करना है तो वो नेपाल के रास्ते से यात्रा करता था। तो ये फरी कलिट पोर्ट का जो रास्ता था, वहाँ से यात्रा करते थे। तो वहाँ पे क्या था, बहुत सी सैनिक चौकियाँ, जो सैनिक रहते ना बॉर्डर पे, उनकी चौकियाँ, और बहुत से किले थे। जो किले क्या थे, अब उन किसानों का रहने का स्थान बन चुका था। ठीक है ना। उस समय तिब्बत का सामाजिक जीवन कैसा था, इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर्दा प्रथा, जाति पाति, छुआछूत आदि ना होने के कारण कोई भी अपरिचित व्यक्ति अपना सामान देकर अपनी चाय उस घर की महिला से बनवा सकता है। देखिए, ये जो यात्रा वर्णन है, ये सन 1929 और 30 के समय की है, जिस समय हमारे देश में बहुत अधिक पर्दा प्रथा थी। मतलब महिलाएं हमेशा घूंघट में रहती थी, किसी अजनबी से बात नहीं करती थी। लेकिन उस समय भी तिब्बत में पर्दा प्रथा नहीं थी, और ना ही छुआछूत का था कि कौन किस जाति का है, ये छुआछूत का नहीं था। तो उस स्थिति में क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति तिब्बत जाता था, तो कोई भी अनजान व्यक्ति उस घर की महिला को अपना चाय का सामान देकर अपना चाय बनवा सकता था, या खुद बना सकता था। ठीक है ना। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर लोग चोरी के डर से उन्हें घर में नहीं घुसने देते थे। वहाँ मक्खन, सोडा और नमक देने पर उसे चौड़ी में मथकर दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर दे दिया जाता था। मतलब
कोई भी अनजान व्यक्ति या तो महिलाओं को सामान दे के चाय बनवा सकता था या खुद बना सकता था। सिर्फ निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे होते थे उनको घर में नहीं घुसने दिया जाता था कि ये डर रहता था कहीं वो चोरी ना कर ले, ठीक है ना। चाय बनाकर एक मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर उनको दे दिया जाता था। लेखक की तिब्बत यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, हम इसको समझ लेते हैं। तो लेखक की यात्रा एक परित्यक्त चीनी किले से शुरू हुई थी। उस समय एक तिब्बती आदमी राहदारी मतलब यात्रा करने का कर या जो टैक्स लगता ना, मांगने आया था। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चिटें मतलब पर्ची उसे दे दी थी। सुमति की जान पहचान होने के कारण एक भिखमंगे के वेश में होते हुए भी लेखक को थोड़ला के आखिरी गांव में रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया ना कि लेखक ने जो अपनी तिब्बत यात्रा की थी वो एक भिखमंगे के वेश में की थी, है ना। तो जब वो और उनके जो मित्र सुमति उस यात्रा पे निकले तो एक राहदारी मांगने वाला व्यक्ति मतलब जो यात्रा का जो टैक्स मांगता है वो उनको मिला। तो उन्होंने क्या करा, लेखक ने अपने और अपने मित्र सुमति की चिट्ठी उनको दे दी। तो क्या होता है, जो भिखमंगे होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, भिखारी होते हैं, तो उनका कोई टैक्स नहीं लगता है, तो वो आगे बढ़ गए, ठीक है ना। अब भिखमंगे के वेश में होने के कारण भी मतलब जो सुमति थे वहाँ उनकी तिब्बत में अच्छी जान पहचान थी। तो भिखमंगे के वेश में होने के कारण दोनों को रहने की अच्छी व्यवस्था मिली, ठीक है ना। थोड़ा के जो आखिरी में जब वो रुके तो उनको रहने के लिए अच्छी व्यवस्था मिली। लेकिन लेखक ने जब दोबारा 5 साल बाद तिब्बत की यात्रा की और एक भद्र वेश में की, भिखमंगे के वेश में नहीं की थी, तब उन्हें रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं मिली थी। निर्जर स्थल डांडे के विषय में समझ लेते हैं। तो डांडे तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान है जो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित था, ठीक है ना। सबसे खतरनाक स्थान क्या बताया गया, तिब्बत का डांडे, जो धरातल से 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित था। लेखक और उसके साथी को इसे पार करना था। यह स्थान निर्जन था, मतलब बिल्कुल सुनसान था, इसलिए डाकुओं के लिए छुपने के लिए सबसे उचित स्थान था। काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है, मतलब बहुत अधिक ऊंचाई थी, तो इस कारण आसपास कोई गांव भी नहीं थे। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। यहाँ के डाकू पहले आदमी को मार देते, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा वगैरह है या नहीं। तिब्बत की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। सरकार खुफिया विभाग व पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती, मतलब जो खुफिया विभाग व पुलिस पर क्या होती, वहाँ की सरकार अधिक पैसा खर्च नहीं करती थी, इसलिए वहाँ की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। हथियार के संबंध में यहाँ कोई कानून नहीं है, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह लेकर घूमते हैं। मतलब हथियार के लिए कानून होता है ना कि लाइसेंस लेना पड़ता है व्यक्ति को, तो वहाँ कोई कानून नहीं था, तो लोग क्या करते थे, पिस्तौल को भी एक लाठी की तरह लेकर घूमते थे। चूँकि लेखक और उसका साथी दोनों भिखमंगे के वेश में थे, इसलिए उन्हें डाकुओं का भय नहीं था। जहाँ कहीं भी उन्हें कोई ऐसी खतरनाक सूरत दिखती, वे अपनी टोपी उतारकर और जीभ निकालकर वहाँ की भाषा में कुची कुची, मतलब जिसका अर्थ होता है दया दया, 1 पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। मतलब भिखमंगे के वेश में थे तो उनको तो वैसे भी डाकुओं का कोई डर नहीं था, लेकिन जब कभी उनको ऐसा लगता कोई डाकू टाइप का व्यक्ति उनको दिखता तो वो क्या करते, जैसे भिखारी कैसे हाथ जोड़ के भीख मांगने लगते हैं, तो कुची कुची, वहाँ की भाषा में कुची कुची का अर्थ होता है दया दया, 1 पैसा, ऐसे भीख मांगने लगते थे। तो क्या होते थे, डाकू उनसे आगे निकल के चले जाते थे। उनकी पीठ पर सामान था और चढ़ाई भी काफ़ी थी, इसलिए 2 घोड़ों पर सवार होकर दूसरे दिन दोपहर के समय डांडे पहुँचे। लेखक का रास्ता भटकना। सर्वोच्च स्थान पर स्थित डांडे का स्थान पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सुसज्जित था। यह स्थान बर्फ से ढके हिमालय का सबसे ऊंचा डांडे के देवता का स्थान है। इसके आगे उतराई थी। लेखक लड़कोर का रास्ता भटक गया और अपने साथी से बहुत पीछे रह गया। लेखक रास्ता पूछ कर पुनः वापस लौटकर लेखक का साथी सुमति बहुत क्रोध में था, क्योंकि उसे बार बार चाय गर्म करते हुए लेखक की प्रतीक्षा में
घंटों बैठे रहना पड़ा। मतलब जो सुमति का घोड़ा तो अच्छा चल रहा था, तो वो टाइम से पहुंच गए। अब लेखक को रास्ता भटकने के कारण देरी हो गई, तो वो लेट पहुंचे। तो उतने समय जब उनकी प्रतीक्षा करते करते सुमति बार बार चाय गर्म करके पी रहा था और बहुत अधिक क्रोधित हो रहा था। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। गुस्से के कारण सुमति का मुंह और लाल हो रहा था। मंगोलो जो है एक प्रकार की जाति होती है, ठीक है ना। यहाँ से इन लोगों को टिडरी जाना था। कुछ सामान पीठ पर लादकर और हाथ में डंडा लेकर वे आगे बढ़े। टिडरी का मैदान। टिडरी का विशाल मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो किसी टापू जैसा लग रहा था। मैदान के भीतर दूर से दिखाई देने वाली पहाड़ी का नाम टिडरी समाधिगिरी था। मतलब जो टिडरी का मैदान था वो चारों तरफ किससे, पहाड़ों से घिरा हुआ था, और पहाड़ों से घिरे होने के कारण वो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो एक टापू हो, है ना। और मैदान के भीतर से दूर से दिखाई देने वाली पहाड़ी का नाम क्या बताया इसमें, टिडरी समाधिगिरी। यहाँ पर सुमति के अनेक यजमान थे। उसने उनको बोध गया से लाए हुए कपड़ों की बत्तियों के गंडे प्रदान किए। गंडे क्या होते हैं, एक प्रकार के इन धागों से बनाए गए धार्मिक चिन्ह होते हैं, ठीक है ना। तो वो उसने किसने, अपने यजमान को दिए। वहाँ से वे लोग 10-11 बजे के लगभग तेज धूप में आगे के लिए चल पड़े। वहाँ से सुमति ने एक आदमी से मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा, क्योंकि वह वहाँ अपने एक यजमान से मिलना चाहता था। जागीरदारी का प्रचलन। तिब्बत की जो जमीन थी वो छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का काफ़ी बड़ा हिस्सा मठों, बिहारों की देखरेख में है। ये जागीरदार बेगार मजदूरों से अपनी अपनी जागीरों पर खेती करवाते हैं। समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए भिक्षु आते रहते हैं, जिन्हें राजा के समान आदर मिलता है। जागीर जो है धनी परिवारों के स्वामित्व वाली बड़ी संपत्तियां होती थी, और इनका उपयोग निवास और कृषि के लिए किया जाता था। तो जैसे बताया ना आपको कि तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जागीरों का काफ़ी बड़ा हिस्सा मठों, मतलब जहाँ भिक्षु या साधु सन्यासी लोग रहते हैं, उनकी देखरेख में था। समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए ये भिक्षु आते रहते थे। इन भिक्षुओं को राजा के समान सम्मान मिलता था। मुखिया भिक्षु नमसे से मुलाकात। देखिए भिक्षु का जो दिया ना नमसे, तो तिब्बत में भिक्षुओं को क्या कहा जाता है, नमसे कहा जाता है, ठीक है ना। शेखर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े ही भद्र पुरुष थे। भद्र में सज्जन पुरुष थे। लेखक को भिखमंगों के वेश में देखकर भी शंकर की खेती के मुखिया भिक्षु उनसे बहुत प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा बौद्ध मंदिर था, जिसमें कंजूर, कंजूर का अर्थ होता है बुद्ध वचन अनुवाद, की हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी, जो मोटे कागज पर बड़े अच्छे अक्षरों में लिखी गई पोथियाँ थीं। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। मतलब जो शेर वर्ड आए ना, शेर का अर्थ होता है माप तोल, मतलब एक शेर 1 किलो से कुछ कम होता है, ठीक है ना। लेखक का आसन वहीं लग गया था। जैसे ही लेखक ने उन पोथियों को देखा, ठीक है ना, तो उनका आसन वहीं लग गया था। मतलब वो पढ़ने के लिए बैठ गए थे। वह पोथी पढ़ने में मग्न हो गए और सुमति अपने यजमानों से मिलने चले गए। मतलब सुमति तो चाह ही रहे थे वो अपने यजमानों से मिले, लेकिन लेखक उनको जल्दी आगे ले जा रहे थे ना। लेकिन जैसे ही लेखक ने इन पोथियों को देखा तो वो पढ़ने के लिए रुक गए और सुमति अपने यजमानों से मिलने चले गए। दूसरे दिन लेखक और उसके साथी भिक्षु नमसे से विदाई लेकर पुनः टिडरी गांव के लिए वापस चल पड़े, जो वहां से बहुत दूर नहीं था। तो यहाँ पर आपका राहुल जी द्वारा अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन समाप्त हुआ। अब इस जो आपके पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, जिनको मैंने यहाँ पे आपको बताया, उनको समझ लेते हैं। देखिए आपकी जो एनसीईआरटी की क्षितिज की बुक है ना, उसकी पृष्ठ संख्या के हिसाब से मैंने यहाँ आपके कठिन शब्द निकाले हैं। जैसे पहला आपका दिया है चौकियाँ। चौकियाँ मतलब सुरक्षा व्यवस्था के लिए बनाए गए स्थान। दूसरा दिया है पलटन। पलटन का अर्थ होता है सेना। तीसरा है परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ। चौथा है मतकर। मतकर मतलब घुलाकर। पृष्ठ संख्या 26 का पहला वर्ड है राहदारी। राहदारी मतलब यात्रा करने का कर। भद्र मीन्स सज्जन।
मनोवृत्ति मतलब मन की भावना। छंग मतलब शराब जैसा एक प्रकार का पेय पदार्थ। डांडा मतलब ऊंची जमीन। थोड़ला तिब्बती सीमा का एक स्थान। पड़ाव मतलब ठहरने का स्थान। पृष्ठ संख्या 27 पर है। भीटे, भीटे का अर्थ होता है टीले के आकार का ऊंचा स्थान। थुक्पा, थुक्पा क्या है? सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी, मांस के मिश्रण का तरल खाद्य पदार्थ। पृष्ठ संख्या 28 पर पहला शब्द देखिए, टापू। टापू का अर्थ होता है बीच में उठा पर्वतनुमा स्थान जिसके चारों ओर पानी हो। दूसरा है समाधिगिरी। इसका अर्थ होता है वह पहाड़ी जिस पर समाधि बनी हुई हो। फिर दिया है गंडा। गंडा का अर्थ होता है मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। फिर है भरिया। भरिया मतलब होता है सामान उठाकर ले चलने वाला व्यक्ति। फिर दिया है ललाट। ललाट का अर्थ होता है माथा। जागीरदार, जागीरदार का अर्थ होता है जागीरों का मालिक। मठ, मठ का अर्थ होता है भिक्षुओं के रहने का स्थान। हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई। पोथियां मतलब मोटी किताब। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको लहासा की और चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।